भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाचिक ध्वनियों का उपयोग करता है। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आश्रित है। तो भाषा का डेफिनेशन इसको याद रखना है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है? एक साधन है, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाचिक ध्वनियों का उपयोग करता है। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आश्रित है। लिपि लिपि का अर्थ है लिखावट। भाषा की समस्त ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों लिखित का सामूहिक रूप ही लिपि है। कामता प्रसाद गुरु ने बोला है, लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक, तो लिपि का डेफिनेशन याद रखना है। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखावट, है ना, जिसको हमको दिखाई देता है। लिखित भाषा के सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का समूह। भाषा के सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का समूह जो है ये लिपि कहलाता है। ये वाला जो लाइन है इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये यहाँ से यहाँ तक का है ना, इसको डिफाइन कर सकते हैं। लिपि का उद्भव मानव सभ्यता का सबसे बड़ी खोज है। लिपि का उद्भव मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज है। इसलिए लिपि या अक्षर को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। इसलिए लिपि या अक्षर को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। अब लिपि का विकास कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले हमने चित्र बनाया, चित्र के बाद इसको सूत्र बनाया, और सूत्र के बाद उसका प्रतीकात्मक रूप आया, प्रतीकात्मक बाद भाव रूप आया, भाव के बाद भाव ध्वनि आया, भाव मूलक के बाद भाव ध्वनि आया, भाव ध्वनि के बाद ध्वनि मूलक लिपि। तो सबसे पहले हम क्या पाएंगे? चित्र। चित्र के बाद क्या हो जाएगा? हमारा सूत्र आएगा, चित्र सूत्र। उसके बाद फिर क्या आएगा? प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक के बाद क्या आएगा? भाव मूलक। भाव मूलक। भाव मूलक के बाद भाव ध्वनि। भाव ध्वनि। और भाव ध्वनि मूलक के बाद क्या आएगा? हमारा ध्वनि मूलक। ठीक, तो सबसे पहले चित्र, चित्र के बाद सूत्र, सूत्र के बाद हमारा प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक के बाद भाव मूलक, भाव मूलक के बाद भाव ध्वनि, भाव ध्वनि के बाद ध्वनि मूलक। ये जो है हमारी लिपि का विकास है। अब क्वेश्चन ये है कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है? ठीक, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, भाषा मौखिक है, लिपि लिखित है। पहला पॉइंट। ध्वनियाँ श्रव्य रूप में व्यक्त होती है। भाषा में ध्वनियाँ श्रव्य रूप में व्यक्त होती है, और लिपि में लिपियाँ जो हैं वो दृश्य रूप में व्यक्त होती हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट। भाषा का क्षेत्र सीमित है, समय काल स्थान के दायरे में बंधी हुई है। लिपि को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि वह दृश्य या लिखित रूप है। भाषा लिपि के बिना अधूरी है, और लिपि किसी भाषा को उसके पूर्ण, शुद्ध और मूल रूप या वास्तविक रूप में सुरक्षित रखती है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट था, और ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और देखेंगे। भाषा सुनने वालों के कानों तक
पहुंचने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है। लिपि का अस्तित्व सदैव बना रहता है जब तक उसे नष्ट ना किया जाए। तो ये 5 पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। भाषा का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति समान रूप से कर सकते हैं। लिपि का प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति ही कर सकता है। निरक्षर व्यक्ति लिखित सामग्री को नहीं पढ़ सकता है। ठीक, तो ये 6वां पॉइंट भी बोल सकते हैं। भाषा अपने संरक्षण और प्रसार के लिए लिपि पर निर्भर है। लिपि अपने अस्तित्व हेतु भाषा पर निर्भर है। ठीक, अब ध्वनि मूलक लिपि के प्रकार देखेंगे तो 2 है। एक है अक्षरात्मक और दूसरा है वर्णात्मक। अक्षरात्मक कौन है? देवनागरी लिपि। वर्णात्मक कौन है? अंग्रेजी की लिपि है ना, रोमन लिपि। रोमन मतलब 1 2 3 डिजिट फॉर्म में देखेंगे, ABC। ठीक है, ये डिजिट फॉर्म में जाता है। और अक्षरात्मक क्या है? ये जो अक्षर लिखे जाते हैं अ ब स, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा ये सब लगती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल जो चीज़ें हैं ना, अक्षरात्मक और वर्णात्मक जो आसान है। तो अक्षरात्मक का उदाहरण क्या है? देवनागरी, बंगला, है ना, फारसी, अरबी आदि, है ना। और ये वर्णात्मक क्या है? रोमन लिपि है, रोमन लिपि। ठीक है, अंग्रेजी। अक्षरात्मक लिपि चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करते हैं, वर्ण को नहीं। चिन्ह चिन्ह किसी अक्षर यानी कि सलेबाई को व्यक्त करते हैं, वर्ण को नहीं। जैसे कि देवनागरी लिपि में क जो शब्द है ये क और अ वर्ण के मिल से बना है। ठीक, इसका उदाहरण देवनागरी, गुजराती, बंगला, अरबी, फारसी, तमिल, ये सब जो है अक्षरात्मक लिपि हैं। वर्णात्मक लिपि, इसमें ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए अलग चिन्ह होते हैं और इसे वर्ण कहते हैं। वर्ण में क्या होगा? प्रत्येक ध्वनि के लिए, है ना, ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए, ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए अलग चिन्ह होते हैं जिसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण रोमन लिपि, है ना। रोमन लिपि वर्णात्मक है, ABC, है ना। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह लिपि आदर्श लिपि है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है, क्योंकि ABCD ऐसे लिखने से जो है आसानी से होती है। अब भारत की जो प्राचीन लिपियां हैं इसके बारे से हम देखेंगे। सिंधु लिपि, अच्छा, प्राचीन काल में भारत में 3 लिपियां हैं। एक है सिंधु लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि और तीसरा है ब्राह्मी लिपि। सिंधु लिपि और खरोष्ठी लिपि विलुप्त हो चुकी है। भारत की अधिकांश जो लिपियां हैं आधुनिक, देवनागरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमिया आदि का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वस्तुतः ब्राह्मी लिपि जो है ये समस्त भारतीय लिपियों की जननी है। सिंधु लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और यह सभ्यता जो है यह विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर इलाकों पर ईरानियों का अधिकार होने के बाद ईसा पूर्व 34 शताब्दी में आरमेइक लिपि से एक नवीन लिपि का विकास होता है ना। ईसा पूर्व 4 शताब्दी में आरमेइक या अरमेइक, जो भी लिख लीजिए, आरमेइक लिपि से क्या बना है? खरोष्ठी बना है, खरोष्ठी। प्राकृतिक भाषा में लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि में संयुक्त अक्षर बहुत ही कम मात्रा में थे। यह ब्राह्मी लिपि के समकालीन थी और दाएं से बाईं लिखी जाती थी। ठीक है, खरोष्ठी लिपि
राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, दाएं से बाएं लिखा जाता था। उदाहरण शाहबाजगढ़ी, ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, शाहबाजगढ़ी पंजाब, ठीक है, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान। मानसेरा, मानसेरा पाकिस्तान में मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में जो है ये खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम उद्वाचित लिपि है। ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु, टर्निंग पॉइंट भारत में लिपि के विकास में माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मी लिपि अभिलेख सम्राट अशोक के शिलालेख में मिले हैं। ईसा पूर्व 250-232 ईसा पूर्व के आसपास हैं। इस लिपि का कूटवाचन, इस लिपि का कूटवाचन 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने किया, जेम्स प्रिंसेस ने द्वारा किया गया। ब्राह्मी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि बाएं से लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि भारत के अधिकांश लिपियों की जननी है। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि भारत के अधिकांश लिपियों की जननी है। अब इससे उत्पन्न अन्य जो लिपियां हैं उसके बारे से हम देखेंगे। तो शारदा लिपि कश्मीर की आराध्य देवी, आराध्य देवी है ये। तो कश्मीर में ही इस लिपि का विकास हुआ, इसलिए इसका नाम शारदा लिपि के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से अनेक इस लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इसका विकास जो है वो 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ है। ठीक, चंबा हिमाचल प्रदेश के आसपास। मोड़ी लिपि, इसका प्रयोग 1950 से पहले, 1950 से पहले, सन 1950 से पहले मराठी भाषा लिखने के लिए होता था। मराठी भाषा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। 1950 के बाद से मराठी भाषा लेखन के लिए आधिकारिक तौर पर, मराठी भाषा लिखने के लिए आधिकारिक तौर पर देवनागरी लिपि को मान्य कर लिया गया। शिवाजी और पेशवाओं के काल में, शिवाजी और पेशवाओं के शासन काल में मोड़ी लिपि जो है प्रचलित थी, लोकप्रिय थी। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का मूल ब्राह्मी लिपि है। भारत में लिपि के विकास की परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। यह न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णात्मक लिपि। यह भारत और नेपाल की अनुगीड़ा वर्णमाला है। यह भारत और नेपाल की अनुगीड़ा वर्णमाला है। चूंकि नागरी लिपि देवभाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुई है, चूंकि नागरी लिपि देवभाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुई है, इसलिए नागरी के हिंदी भाषा के व्यवहत लिपि को देवनागरी कहा गया। चूंकि नागरी लिपि देवभाषा संस्कृत के लिए
प्रयुक्त हुई है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। गुरुमुखी लिपि जो है ये पंजाबी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। यह ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली शारदा लिपि से विकसित हुई है। यह ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित शारदा लिपि का परिवर्तित रूप है। परिवर्तित रूप है। सिखों के दूसरे गुरु सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव द्वारा इस लिपि का विकास किया गया और सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब गुरु 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 ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इसी लिपि में की गई है। पंजाब के अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर इस आदि कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। पंजाब के अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली आदि के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है। लिपि क्या होती है? भाषा के सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और इसी प्रकार विश्व की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला से पहले अपने को वर्ण को समझना पड़ेगा। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे आ ई, है ना। वर्ण क्या है जी? वर्ण क्या है? मूल ध्वनि है। वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे कि आ, ये मूल ध्वनि है। ठीक, तो ये वर्ण हो गए। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूं राम, तो देखिए ये कैसे बना है एक्चुअल में। राम, रा धन आ, म धन आ, राम। ठीक, अब है वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। ये वर्ण का डेफिनेशन। वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे कि आ ई, ये सब जो है ना। आ ई। राम में 4 मूल ध्वनियां हैं, र आम अ। राम, इसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अब हिंदी की बात की जाए तो 52 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोग वाह हैं। 2 क्या है? अयोग वाह। व्यंजन कितने हैं? तो मूल व्यंजन 35 और संयुक्त व्यंजन 4 हैं। हिंदी वर्णमाला। स्वर आ ई ऊ री ए ओ औ। तो कुल 11 हो गए। अयोग वाह जो है ये 2 ठो हैं, अम और आहा। व्यंजन, तो मूल व्यंजन देखा जाए तो कुल कितने हैं? 35 हैं। 35 में भी स्पर्श व्यंजन जो हैं ये 25 हैं और अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं और द्विगुण व्यंजन 2 हैं। 25
4 29 और 4 33 और द्विगुण व्यंजन को ले आएंगे तो 35 हो जाएंगे। उसके बाद संयुक्त व्यंजन बात की जाए तो ये 4 ठो हैं, तो कुल अक्षर हमारे कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। तो अब इसी अक्षरों को देखेंगे। स्पर्श व्यंजन क, च, ट, त और प। ठीक है। क वर्ग में क कबूतर, ख खरगोश, ग गमले, घ घड़ी और ड डमरू। च चम्मच, छ छाते, ज जग, झ झरना और इयां। ट टमाटर, ठ ठठेरे, ड डमरू, ढ ढक्कन और अड़ा। त तलवार, थ थन, द दवा, ध धन, न नल। प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भाटा और फिर म मछली, है ना। फब और भम। य र ल व। ठीक है, ये 4 क्या हैं, अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक। ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। श, श, श और ह। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ड, अड़ा, ये और ढ, ये जो है ये हमारे द्विगुण व्यंजन आते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना है। तो कुल हमारे 33 + 2 है ना। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। श्र ऐसा लिखते हैं, श्र। ठीक। शब्द साधन, शब्द साधन किसको बोलते हैं, देखिए व्याकरण के उस विधा को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद, उसका प्रयोग, उसका रूपांतरण और व्युत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। शब्द साधन व्याकरण की उस विधा कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद, उसके प्रकार, उसके प्रयोग, उसके रूपांतरण, व्युत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। शब्द क्या होता है, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। एक या एक एक या अधिक एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। मोटा, पतला, etc, है ना। शब्दों के भेद, अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग दृष्टि से आपको याद रखना है कि किस दृष्टि से क्या होता है। ठीक है, हम भी स्वरों के प्रकार ये सब तो नहीं देखे हैं, देखेंगे उसको भी, है ना। पहले हम शब्दों के भेद को देख लेते हैं, फिर मैं अना स्वर व्यंजन क्या क्या होते हैं, प्लुत स्वर, ये सब को मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो शब्दों के भेद। शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला, वाक्य के प्रयोग के अनुसार, वाक्य के प्रयोग के अनुसार। दूसरा, रूपांतर के अनुसार। तीसरा, व्युत्पत्ति के अनुसार। चौथा, अर्थ के अनुसार। और पांचवा, उद्गम के अनुसार। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा रूपांतर के अनुसार। रूपांतर के अनुसार हमारे 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, जो लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तित होता है, इसको बोलते हैं विकारी। ठीक है, अब इसमें भी 4 भेद आ जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों कारण जो है इनका जो है रूप जो है परिवर्तित होता है।
अब है अविकारी, जो जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, शीघ्र, जोर से। संबंध बोधक बिना समेत, उस और द्वारा। समुच्चय बोधक और, यदि, किंतु। विस्मय आदि बोधक, तो विस्मय आदि बोधक में क्या है? अरे, ओहो, वाह। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उत्पत्ति के अनुसार। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 3 भेद होते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, और होता है योग और ऋण शब्द, दोनों से मिलकर बनता है। ठीक, तो ऋण शब्द क्या होता है? वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते, मतलब कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। ये अच्छा डेफिनेशन है, यहाँ से लिख सकते हैं। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि नाक, ठीक है, ना और का को हटा दें तो हरा, हरा। रोग, चावल, ठीक, चावल को चाव धन ल, रो धन का, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, उसे, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है ना। और इसमें प्रत्येक खंड एक यौगिक शब्दों का खंड करने पर प्रत्येक खंड एक सार्थक शब्द होगा। जैसे कि पाठशाला, पाठ और शाला। राजपुत्र, राजपुत्र तो राजपूत। ठीक, हिमालय, हिमधन आलय। योग ऋण शब्द, वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु सामान्य अर्थ न प्रकट करके वे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इन शब्दों को योग ऋण कहते हैं। योग ऋण कहते हैं। जैसे कि है हमारा लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। दशानन, चतुर्भुज, ठीक है। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होते हैं वो योग ऋण शब्द होते हैं। ठीक है। अर्थ के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार देखा जाए तो सार्थक शब्द होगा और एक होगा निरर्थक शब्द, है ना। अर्थ तो सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ हो, जैसे कि हाथी घोड़ा, लड़की लड़का। निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ न हो, जैसे कि टीरो, निपा। उद्गम के अनुसार 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी ने या हिंदी भाषा में मूल रूप में स्वीकार किया गया है। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान, ज्यों का त्यों। उन शब्दों के मूल रूप में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि क्षीर, आम्र। तद्भव शब्द संस्कृत के और अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द जिन्हें कुछ
जिन्हें कुछ बदलाव के बाद हिंदी ने स्वीकार किया है उसे तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे कि आम, खीर, दूध। देसी शब्द, देशज, वे शब्द जो अपने ही देश के अचल में विशेष रूप से बोलचाल से बने हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, जिसकी उत्पत्ति मालूम नहीं है, तथा जो लोक व्यवहार में है ना अज्ञात सहसा या किसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि ठुमरी, डिबिया, डिबिया, जूता, जूता, कुत्ता, गोबर, लोटा, लोटा, ठीक, पगड़ी। विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। अब है विदेशज शब्दों के उदाहरण। संकर मिश्रित शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी और संस्कृत हिंदी के देखें, जैसे उपबोली, उप बोली, तो उप जो है संस्कृत वर्ड है और बोली जो है हिंदी, है ना। संस्कृत और फारसी देख लेते हैं। छायादार, छाया जो है वो संस्कृत है, लेकिन दार जो है ये तो फारसी वर्ड है। फलदार, फारसी और हिंदी देखा जाए तो बेडौल, फारसी और हिंदी का उदाहरण देखा जाए तो बेडौल। अरबी और हिंदी का देखा जाए तो क्या आ जाएगा, किताब घर, किताब घर। अखबार वाला, अखबार वाला, ठीक। अब है संज्ञा सर्वनाम, ये सब देखेंगे। संज्ञा का मतलब है नाम। संज्ञा का सामान्य अर्थ है नाम। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, 5 चीजें हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि रायपुर, दिल्ली, सीता, सोना। रंगों के नाम, ये सब हो जाएंगे। संज्ञा जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव भाव। व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव भाव। व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और भाव। द्रव्य मतलब माप तौल से रिलेटेड, ठीक। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, उसका। मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है, तो वह जो है मोहन के स्थान पर प्रयोग हुआ है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं जो संस्कृत से व्युत्पन्न हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सो, वह, यह, आप, तुम, मैं। अब सर्वनाम के भेद देखा जाए तो सर्वनाम 6 भेद हैं, 6 प्रकार होते हैं। पुरुष संबंध बना के प्रश्न पूछेगा, निज, निश्चय, अनिश्चय, निज, निश्चय और अनिश्चय। पुरुष संबंध बना के
प्रश्न पूछेगा, पुरुष संबंध बना प्रश्न पूछेगा, निश्चय अनिश्चय नीच। ठीक है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा के आकार, संज्ञा या सर्वनाम के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित होता है। यहाँ 4 लड़कियां बैठी थी। कितनी लड़कियां? 4। मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है। ठीक। विशेष्य, विशेष्य मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वह सुंदर है। ये विशेषण हो गया सुंदरता, लेकिन वो बहुत सुंदर है, तो बहुत जो है वो विशेष्य हो जाएगा। तो विशेष्य मुस्कान सुंदर लड़की है। ठीक है, तो मुस्कान कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। ठीक। तो विशेष्य, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए उसको बोलते हैं। ठीक। प्रविशेषण का जो है वो होता है हमारा, जो मैंने बोला। ठीक है, वह सुंदर लड़की है, तो कैसी सुंदर है? बहुत सुंदर है, तो वह बहुत सुंदर लड़की है। ठीक। विशेष क्या होता है? जिस आदमी की सुंदरता या विशेषता बतलाई जाए। जैसे मुस्कान सुंदर लड़की है, तो मुस्कान की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेष्य हो जाएंगे। ठीक। अब देखिए विशेषण है ना, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब विशेषण, प्रविशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द है ना। मनीष क्या है? डरपोक लड़का है। मनीष बहुत डरपोक लड़का है। ठीक। अब देखेंगे क्रिया क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए अथवा व्यक्त हो उसे क्रिया कहेंगे। ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहेंगे। खाना, पीना, आना जाना, पढ़ना। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से क्रिया पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। वह पढ़ना चाहता है, तो पढ़ना जो है, जैसे कि पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है और इसमें धातु है पढ़। ठीक, रूट वर्ड। अब धातु भी 2 प्रकार के होंगे, एक होता है मूल धातु और दूसरा होती है यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती, जैसे कि जा, खा, पी, जा, खा, पी। यौगिक जो है ये, इसकी रचना मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या कई धातुओं को संयुक्त करके या संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। एक बार फिर से, यौगिक धातु की रचना मूल धातु में अन्य धातु जोड़कर, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर, कई धातुओं को संयुक्त करके बनाई जाती है, जैसे कि जाना, पीना, रहना, चढ़ना, पढ़ना। यौगिक धातु भी जो है ये 3 प्रकार की होती हैं, प्रेरणात्मक धातु, यौगिक क्रिया और नाम धातु। यौगिक धातु जो है ये 3 प्रकार के बनती है, प्रेरणात्मक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु। प्रेरणात्मक क्या होता है? जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जहाँ कर्ता
स्वयं कार्य न करके, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक, जैसे कि मैंने राम से उत्तर लिखवाया, मैंने राम से उत्तर लिखवाया। ठीक, तो उठ से उठना और ये उठवाना, उठवाना, पढ़वाना, बनवाना, है ना। यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। उठ जा, खा लेना, चलना चलाना, उड़ जाना, पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, उठ जाना। नाम धातु, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे कि हाथ, हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना। बात, बतियाना। ठीक है, गरम, गरमाना। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से दो तरह क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है ना, क्रिया का फल, वर्ब का फल जो है कर्म पर पड़ता है, जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है। ठीक, इसे सकर्मक बोलते हैं। राहुल पत्र लिख रहा है। ठीक है, कौन पत्र लिख रहा है, राहुल। तो पत्र जो है, पत्र जो है ये क्या है, कर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, तो अतएव यह जो है सकर्मक है। यदि यहाँ हम केवल यह लिखें राहुल लिख रहा है, तो ये क्लियर नहीं कि क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। राहुल लिख रहा है नहीं, राहुल पत्र लिख रहा है, तो पत्र क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा, है ना। क्रिया जो है लिख रहा है। अकर्मक क्रिया, जब क्रिया का फल कर्ता में ही निहित है, जब क्रिया का फल कर्ता में ही निहित है ना, सब्जेक्ट में ही है। जैसे कि पुजारी आता है, नदी, नदी बहती है, नदी बहती है ना। सब्जेक्ट ही जो है वही उसी पे ही फल निहित है, जब क्रिया का फल कर्ता में ही निहित है, रहता है ना। जब क्रिया का फल कर्ता में ही निहित रहता है। अब इसके भेद देखेंगे तो सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्ण करने व अर्थ स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्ण करने और अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। जैसे कि वह घर जा रहा है, तो है एक सहायक क्रिया है। अगर वह घर जा रहा, तो रहा से कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, पूर्णकालिक क्रिया, एब्सोल्यूट वर्ब। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया। ठीक है, राम खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया, राम खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया। इसमें खाना खाना जो है वो पूर्णकालिक क्रिया है।
ठीक है। पूर्णकालिक क्रिया क्या होगी? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। राम खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया। तीसरा है नामबोधक क्रिया। तीसरा है नामबोधक क्रिया। तो नामबोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है, जैसे कि लाठी मारना, लाठी मारना, रक्त खौलना, रक्त खौलना। ठीक है। दुखी होना, पीला पड़ना, बीमारी से उसका शरीर का रंग पीला पड़ गया है। अब है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है। तो इसमें दो कर्म आ रहे हैं, दो कर्म मतलब कि दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है। एक है विद्यार्थी और दूसरा आ रहा है हिंदी। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। राम ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। भीम सब्जेक्ट है, मारना क्रिया है। अब ऑब्जेक्ट दो तो है, दुर्योधन और गदा। ठीक। तो भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। संयुक्त क्रिया जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है। वह खेल कूद रही थी, तो खेलना और कूदना दो क्रियाएं आपस में जुड़ गई तो वह खेल कूद रही थी या रहा था। खेल कूद। तुम आते जाते रहना, तुम आते जाते रहना। क्रियार्थक क्रिया वर्बल नाउन जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे हम कहेंगे क्रियार्थक क्रिया। जैसे कि पैदल चलना, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो क्रिया अर्थक है ना, सब्जेक्ट के रूप में ही जो है ये हमारा वर्ब आ रहा है। बैठे रहने से कार्य नहीं बनता, तो बैठे रहना भी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब है वाच्य। तो क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वॉइस जो है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, मैं घर गया था, मैं बाजार गया था। तो मैं की प्रधानता मतलब कर्ता की प्रधानता। तो कर्तृवाच्य में कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, है ना। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। पुस्तक पढ़ी गई। भाववाच्य जिसमें इमोशन रिफ्लेक्ट हो। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिस वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता हो। भाव या क्रिया की प्रधानता हो।
सीता से दूध नहीं पिया जा रहा है। सीता से दूध नहीं पिया जा रहा है। मुझ राम से उत्तर नहीं लिखा जा रहा है। राम से उत्तर नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है। सीता से दूध नहीं पिया जा रहा है। ठीक, तो पिया जाना में क्या हो जाएगा? भाववाचक। ठीक, अब देखिए अवयव क्या होते हैं। अव्यय, अवयव मतलब होता है जिसका कुछ खर्च ना हो, कुछ व्यय ना हो। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता और ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, है ना। इनका मूल स्वरूप स्थिर रहता है, नहीं बदलता। जैसे आज, तब, जब, किंतु, परंतु, इधर, उधर, कब, जब, तब। अवयव 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्रिया, संबंध, समुच्चय और विस्मय। ठीक है। क्रिया, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ये अवयव के भेद हो गए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों को तोड़ना। क्रिया प्लस विशेषण। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अधिक मत बोलो, वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? वह तेज दौड़ता है। निपात, वह सहायक शब्द जिसका प्रयोग श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। वह सहायक शब्द जिसका प्रयोग श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है। निपात शब्दों का कोई लिंग वचन नहीं होता। निपात 8 प्रकार के हो सकते हैं। निपात के प्रकार: स्वीकृति बोधक, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ। नकारात्मक, जी नहीं। निषेधात्मक, मत। प्रश्नवाचक, क्या, कौन, कहाँ। विस्मय बोधक, काश, क्या। तुलनात्मक, तुलना बोधक, सा। अवधारणात्मक, अवधारणा बोधक, ठीक, करीब, लगभग। आदर बोधक, जी। बलदायक, तो, ही, तक। कारक, कारक का शाब्दिक अर्थ कराने वाला है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाला शब्द। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाला शब्द कारक कहलाता है। कारक का बोध कराने वाले चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारक का बोध कराने वाले चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने सत्य की विजय के लिए रावण से युद्ध किया।
विभक्ति चिन्हों को परसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं। अब हिंदी में 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, इसको देखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध हो, उसके होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध हो, उसे काल कहते हैं। 3 काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो होता है ये 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। भूतकाल देखेंगे तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, सामान्य भूतकाल इसमें भी है, तात्कालिक भूतकाल, इसमें तात्कालिक जो है वो वर्तमान काल में था, इसमें आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। भविष्यकाल क्या है? तो इसके 3 प्रकार हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु भविष्यकाल। ठीक, अब देखेंगे लिंग। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे कि लड़का, लड़की, पिता, माता। लिंग के भेद, तो जो आधुनिक आर्य भाषा है उसमें 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग या उभय लिंग। एक क्या होता है? पुल्लिंग होता है, दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, और तीसरा क्या होता है हमारा? नपुंसक लिंग, या फिर बोल देंगे उभय लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग, ठीक, या उभय लिंग। हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में विभक्त हैं। ठीक है, हिंदी में लेकिन क्या है? सिर्फ 2 ही लिंग है। ठीक, पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे कि राम, सोना, लोहा। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, सीता, गाय, बकरी। वचन का अभिप्राय संख्या से है, शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन का अभिप्राय संख्या से है, शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो, उन्हें वचन कहेंगे। 2 प्रकार के होंगे, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या पदार्थ या वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, किताब। बहुवचन
शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों का बोध हो, जैसे कि किताबें, एक से अधिक किताबें, लड़कों, लड़कों, ठीक। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाएंगे। कैसे शब्द बनाएंगे? सार्थक शब्द, जैसे कि बल, धन, शक्ति, बल, शक्ति, शक्ति, धन, मान, शक्तिमान, सधन बल, सधन बल मतलब सबल। प्रत्यय के योग से शब्द रचना। प्रत्यय ऐसे वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जो शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाने पर नए 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 सार्थक शब्द निर्माण करते हैं, नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक। जैसे कि भला, धन आई, भलाई। समास द्वारा रचना। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए 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 सार्थक शब्द को समास कहते हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तत्पुरुष, कर्म धाराय, कर्म धारय, द्विगु, द्विगु, द्वंद, द्वंद, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, ठीक है। अब देखिए पूर्व प्रधान समास, जिसमें पहला पद जो है, पूर्व प्रधान जो है वो मुख्य रहता है ना। तो अवयवी भाव समास जो है वो पूर्व प्रधान समास है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिकूल। उत्तर पद समास क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारा समास और द्विगु समास। तो इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि यश प्राप्त, यश को प्राप्त, चरण कमल, त्रिलोक, ठीक है। दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास में ना दोनों पद का समान रहता है, जैसे माता, पिता, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास। और दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे कि इसमें बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं रहते हैं। दोनों पदों के मिलने से कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे कि दशानन, दशानन, दस है आनंद जिसके। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। गिरिधर, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। सामासिक पद, सामासिक पद समास के नियमों से बने शब्द को, समास के नियमों से बने शब्द को हम क्या कहेंगे? समासिक पद या समासिक शब्द, जैसे कि प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक। संधि द्वारा शब्द रचना देखेंगे। संधि क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण
का मेल होता है, प्रथम वर्ण का मेल होता है। ठीक, तो ये सब है। अब इसके अलग अलग नियम हैं, भेद हैं, विशेषताएं। तो देखते हैं संधि की विशेषता क्या है। संधि संस्कृत भाषा की देन है। संधि का निर्माण तत्सम मूल शब्दों के बीच होती है। ठीक है, संधि का निर्माण तत्सम मूल शब्दों के बीच होती है। संधि में दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से एक नया अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होता है। संधि में दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है। संधि सभी भाषाओं में पाया जाता है। ठीक, संधि सभी भाषाओं में पाया जाता है। जब दो ध्वनियों के निकट आने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे संयोग कहते हैं। जब दो ध्वनियों के निकट आने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संयोग कहते हैं। संधि में ध्वनि परिवर्तन आवश्यक है। संधि में ध्वनि परिवर्तन आवश्यक है। तो ये इनकी विशेषता हो गई। अब संधि के प्रकार देखेंगे तो संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखेंगे सबका उदाहरण एक एक ठो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें व्यंजन संधि को इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं हर एक चीज़ों को। तो देखो संधि का हम डेफिनेशन देख लिए थे। संधि में दो शब्दों का मेल होता है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल खाता है। 3 प्रकार का संधि हमने देखा। स्वर संधि क्या होता है, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह स्वर संधि कहलाएगा। जैसे कि स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी यानी कि स्वार्थी। सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह यानी कि सत्याग्रह। ठीक, ये हमारा स्वर संधि होगा। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होगा वह व्यंजन कहलाएगा। जैसे कि वागीश, तो वाक धन ईश यानी कि वागीश। ठीक, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि दूरात्मा, दूधन आत्मा, दूरात्मा, दूरात्मा। ठीक है, अब ये स्वर के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादि स्वर। ठीक है, अब आएंगे हम कहावत। कहावत विश्व की नीति साहित्य का अंग माना गया है। कहावत को विश्व की नीति साहित्य का अंग माना गया है। कहावत अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। जैसे कि अंधों में काना राजा या अंधरा माँ कनवा राजा। कहावतों का स्वतंत्र प्रयोग होता है। उद्देश्य खंडन मंडन या तर्क द्वारा किसी बात को साबित करना या विरोध करना। उद्देश्य खंडन मंडन द्वारा या तर्क द्वारा किसी बात को साबित करना या विरोध करना। काल वचन पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता। कहावतों में काल वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। छत्तीसगढ़ी में कहावत के लिए हाना शब्द प्रचलित है। छत्तीसगढ़ी में कहावत को क्या बोलते हैं, हाना बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको वेल सेड कहते हैं और संस्कृत में इसे सुभाषित कहते हैं। ठीक, अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। कहावत की प्रमुख विशेषता देखा जाए तो विश्व की नीति साहित्य का अंग है, अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, स्वतंत्र प्रयोग होता है, उद्देश्य खंडन मंडन तर्क द्वारा किसी बात को साबित या विरोध करना, काल वचन पुरुष से कोई परिवर्तन नहीं होता,
यह आम आदमी के जबान की शोभा होती है, यह आम आदमी के जबान की शोभा होती है। इससे तत्कालीन सामाजिक धार्मिक राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, कहावत। मुहावरा, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वाक्यांश है, वाक्य का अंश या हिस्सा। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता, मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरों का उद्देश्य शब्दों से चमत्कार उत्पन्न कर भाषा के सौंदर्य को स्थापित करना है। मुहावरों का उद्देश्य शब्दों से चमत्कार उत्पन्न कर भाषा के सौंदर्य को स्थापित करना है। यह विकारी शब्द है, यानी कि काल वचन पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य में प्रयुक्त किए बिना इसके अर्थपूर्ण नहीं होते, वाक्य में प्रयुक्त किए बिना इनके अर्थ पूर्ण नहीं होते। वाक्य रचना के अनुकूल बनाने के लिए इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करना पड़ता है, यानी कि यह क्या है, विकारी शब्द है ना। मुहावरा कौन सा शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है और हिंदी में भी उसी रूप में प्रयुक्त होता है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो पूर्ण वाक्य नहीं है, वाक्यांश है, वाक्य का अंश या हिस्सा है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उद्देश्य शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न कर भाषा के सौंदर्य को स्थापित करना है। उद्देश्य शब्दों से चमत्कार उत्पन्न कर भाषा के सौंदर्य को स्थापित करना है। विकारी शब्द है, काल वचन पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। विकारी शब्द है, काल वचन पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। साहित्यकारों के लेखन प्रयोग में होता है, तत्कालिक समाज के सामाजिक स्थिति का यह दर्पण होता है, तत्कालिक समाज के सामाजिक स्थिति का यह दर्पण होता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कहावत को और हमने देखा मुहावरा को। ठीक, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये याद रखना। ठीक, और कहावत को हमने छत्तीसगढ़ी में हाना बोलते हैं। ठीक, अच्छा, विकारी शब्द होता है ना, कुछ जो है मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर, जैसे पेट काटना, दांत निपोड़ना, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये सब हमने देख चुका है। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्याय का अर्थ होता है समान, तो पर्यायवाची शब्द मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक, अच्छा, किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की संख्या जितनी अधिक रहती है ना, उतनी ही भाषा समृद्ध मानी जाएगी, संपन्न मानी जाएगी। ठीक, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक, अच्छा, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, तो ऐसे युग्म शब्द जिनके उच्चारण या लेखन में प्रायः समानता प्रतीत होती है, ऐसे युग्म शब्द जिनके उच्चारण या लेखन में प्रायः समानता प्रतीत होती है परंतु लेखन और अर्थ में भिन्नता रहती है, यानी कि उच्चारण समान होने के बावजूद उन युग्म शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द बोलेंगे। जैसे कि अमित का अर्थ अधिक होता है या बेहद होता है, जबकि उससे मिलता जो शब्द जो अमित है, बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो अमित मतलब होता है शत्रु। अब इसमें संख्यावाची गुण, गुणार्थक शब्द, संस्कृत के साथ हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हैं तो संख्या से संबंधित, परंतु ये संख्या या संज्ञाएं विशेष अर्थ अथवा गुण अर्थ प्रकट करती है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। वर्तनी क्या होता है, किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द वर्णमाला के अनुक्रम में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द वर्णमाला के अनुक्रम में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द वर्णमाला के अनुक्रम में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। वाक्य क्या होता है,
किसी न किसी भाव या विचार को संपूर्ण रूप से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। किसी भाव या विचार को संपूर्ण प्रकट करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वह जा रहा है, वह जा रहा है, ठीक है। तो शब्दों के ऐसे समूह जो किसी भाव या विचार को प्रकट नहीं करता वाक्य नहीं कहलाता। जैसे कि आम नहीं उठना सोता, ठीक है, तो ये श्रेणी नहीं है, तो इसको नहीं बोलेंगे। जैसे यह रहा है ना, वह जा रहा है, ये वाक्य है। वाक्य के अवयव, तो इसमें दो अवयव होते हैं, एक दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के मुख्य 6 आवश्यक तत्व होते हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अनव्यय। अनव्यय। सार्थकता यानी वाक्य सार्थक होना चाहिए, मैं आम खाता हूँ। योग्यता, शब्दों में प्रसंग के अनुसार भाव की क्षमता होनी चाहिए, शब्दों में प्रसंग के अनुसार भाव की क्षमता होनी चाहिए। उपवाक्य, पदों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य के सारे गुण हों, सिर्फ आकांक्षा शेष रह जाए, तो इसे उपवाक्य कहेंगे। पदों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य के सारे गुण हों, सिर्फ आकांक्षा शेष रह जाए, तो इसे उपवाक्य कहते हैं। और इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। पदबंध या वाक्यांश, पदबंध का शाब्दिक मतलब है अनेक पदों का बंधा हुआ संबंध, बंधा हुआ समूह, है ना। पदबंध मतलब अनेक पदों का बंधा हुआ समूह। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी बोलते हैं, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं, ठीक है। एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं। अब इसमें 4 बातें हैं। पहला, पदबंध में एक से अधिक पद रहेंगे, एक से अधिक पद रहेंगे, परस्पर संबंध होकर एक इकाई बना लेंगे, किसी वाक्य के अंश होते हैं, वाक्य नहीं होते हैं, और इसमें शब्द क्रम निश्चित होता है, ठीक। ये हमने देखा। अब देखेंगे वाक्य के भेद। तो रचना या स्वरूप की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से इसको 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। रचना की दृष्टि से देखा जाए तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक सरल वाक्य होता है या साधारण वाक्य कह लीजिए, दूसरा मिश्र वाक्य होता है, और तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक कर्ता हो यानी कि एक सब्जेक्ट हो, एक क्रिया हो यानी एक वर्ब हो, उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य करेंगे। तो एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, ठीक। जैसे कि वह हंसता है, राम दूध पीता है, ठीक है। तो राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, पीना क्रिया हो गई, ठीक। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, ठीक। एक सरल वाक्य, एक सिंपल सेंटेंस प्लस एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, ठीक। यह वही विद्यालय है जहां राहुल पढ़ता था। राम उस गली में रहता है जहां आयुक्त रहते हैं, ठीक है। यह वही स्कूल है जहां जहां राम पढ़ता था। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अवयव द्वारा जुड़े हुए हों। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस हो या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, किसी अवयव द्वारा जुड़े हों, अव्यय द्वारा जुड़े हुए हों, ठीक। तो उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे, ठीक। जैसे कि वह गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है, वह गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है। लेकिन अवयव है, अवयव क्या है? लेकिन, है ना। तो इसमें क्या होता है, इन मिश्र वाक्यों में ना संयोजक अवयव होते हैं, और, अथवा, है ना, या, इसलिए, किंतु, परंतु। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो
वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, अर्थ मतलब 8, ठीक है 8। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ठीक। तो ये अर्थ की दृष्टि हो गई। अब वाक्य का रूपांतरण देखेंगे। वाक्य का रूपांतरण मतलब किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करने की प्रक्रिया, ठीक है, एक प्रोसेस। किसी भी वाक्य का किसी भी वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना अर्थ बदलते हुए उसको परिवर्तित करना की प्रक्रिया, किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहेंगे, ठीक है। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। और व्यंजन वर्णों को ही मूल व्यंजन कहते हैं, है ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ठीक। और स्वर कितने हैं भी हिंदी में? 11 हैं। स्वर उन वर्णों कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और मानक रूप में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन थे हिंदी में, उसे कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।